नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही भारतीय उद्योग और भरोसे की एक तस्वीर सी बन जाती है, रतन टाटा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं, काफी दिलचस्प है। तो चलिए इनमें से खास बातें निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रतन टाटा की विरासत इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ टाटा परिवार का वारिस देखते हैं, पर मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी पहचान काफी हद तक खुद गढ़ी है। अच्छा। हाँ, मतलब 1937 में जन्म हुआ, फिर माता पिता अलग हो गए तो दादी नवाज भाई टाटा ने पाला। कॉर्नेल, हार्वर्ड से पढ़ाई की, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट। लेकिन करियर शुरू कहां से किया? 1962 में टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट से। ओह, मतलब बिल्कुल नीचे से, शॉप फ्लोर पर। हाँ बिल्कुल, शॉप फ्लोर पर। और शायद यही जो जमीनी अनुभव था ना, उसने उनके लीडरशिप को एक अलग ही मजबूती दी। सही कहा। और शायद इसी वजह से, इसी समझ ने उन्हें वो हिम्मत दी कि 1991 में जब वो JRD टाटा के बाद चेयरमैन बने तो इतने बड़े बदलावों के बारे में सोच पाए। हाँ, क्योंकि उस वक्त टाटा समूह बहुत बड़ा तो था, लेकिन काफी बिखरा हुआ सा था। बिखरा हुआ मतलब करीब 100 अलग अलग कंपनियां थी, सब अपने अपने तरीके से चल रही थी। तो उनका पहला बड़ा मिशन था इन सबको एक छतरी, मतलब टाटा ब्रांड के नीचे लाना और दुनिया में एक पहचान बनाना। हाँ, एक ग्लोबल पहचान। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ फिर वो बड़े इंटरनेशनल अधिग्रहण हुए, जैसे टेटली। हाँ, 2000 में। फिर वो स्टील वाली बड़ी कंपनी कोरस 2007 में। और फिर वो सबसे बड़ा वाला जैगुआर लैंड रोवर, है ना, 2008 में। हाँ, JLR। वो सौदा तो खास तौर पर बहुत साहसिक माना गया था उसमें। साहसिक क्यों? मतलब क्या वजह थी? सूत्र क्या बताते हैं इस बारे में? सूत्र यही बताते हैं कि देखो, उस वक्त फोर्ड जो उन्हें बेच रहा था, वो खुद इन ब्रांड से पैसा बनाने में स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। और ऊपर से 2008 की वो भयानक मंदी दुनिया भर में, तो कई एक्सपर्ट्स को लगा कि भाई टाटा ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। लेकिन हुआ क्या? रतन टाटा के लीडरशिप में न सिर्फ ये ब्रांड बच गए, बल्कि JLR तो प्रॉफिट में आ गया और खूब फला फूला। तो ये दिखाता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, विजन और मैनेजमेंट की भी थी। सही बात है। तो ये विजन सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं था, बल्कि भारत के आम आदमी तक भी पहुंचा। हाँ। मेरा मतलब है टाटा नैनो से। हाँ, टाटा नैनो 2008 में लॉन्च हुई थी। 1 लाख रुपए की कार। वो तो एक सपना था। हाँ, सोच तो क्रांतिकारी थी। सोच ये थी कि भारत में लाखों परिवार जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन्हें एक सेफ, एक सस्ता 4 पहिया वाला ऑप्शन मिले। रतन टाटा ने खुद कहा था, वादा एक वादा होता है। ये उनकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और एक तरह की सामाजिक सोच दोनों दिखाता था। ये बात अलग है कि कई वजहों से नैनो उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। हाँ, वो तो है। लेकिन इसने दुनिया को ये जरूर दिखाया कि भारत बड़े सपने देख सकता है और उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत भी रखता है। तो चाहे वो JLR को मुश्किल से निकालकर सफल बनाना हो या नैनो जैसा बड़ा सपना देखना हो, क्या ये उनकी खास लीडरशिप स्टाइल का नतीजा था? सूत्र क्या कहते हैं उनकी स्टाइल के बारे में? सूत्र बताते हैं कि उनकी स्टाइल काफी शांत लेकिन दृढ़ थी और मूल्यों पर आधारित। मतलब वो छोटी अवधि के मुनाफे के पीछे नहीं भागते थे, लॉन्ग टर्म सोचते। हाँ, लॉन्ग टर्म स्थिरता और ग्रोथ पर जोर। उनका एक कोट बहुत फेमस है जो उनकी सोच बताता है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। अच्छा, ये मजबूत बात है। हाँ, मतलब वो रिस्क लेने और फिर उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी जान लगाने में यकीन रखते थे। और ये जो मूल्य है, ये सिर्फ बिजनेस चलाने तक ही सीमित नहीं रहे। क्यों? टाटा समूह की परोपकारिता, वो तो जग जाहिर है। बिल्कुल। और ये कोई आजकल का CSR वाला फैशन नहीं है, ये तो टाटा के मतलब DNA में है शुरू से। हाँ। ये जानना जरूरी है कि टाटा सन्स जो मेन होल्डिंग कंपनी है, उसका 66% से ज्यादा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है, जैसे टाटा ट्रस्ट। 66% से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये ट्रस्ट दशकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, गांवों के विकास, इन सब में भारी पैसा लगा रहे हैं। अभी हाल का उदाहरण देख लो, कोविड-19 जब आया। हाँ, उस वक्त तब टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए दिए। ये भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी का शायद सबसे बड़ा योगदान था। तो ये दिखाता है कि उनके लिए बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, समाज पर अच्छा असर डालना भी। बिल्कुल, समाज पर एक पॉजिटिव असर डालना भी उतना ही जरूरी है। वाकई
2012 में वो चेयरमैन पद से हट गए, लेकिन उनका जो एक नैतिक प्रभाव है वो आज भी महसूस होता है। उनके 21 साल के कार्यकाल में टाटा समूह कहां से कहां पहुंच गया, एक भारतीय कंपनी से एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। हाँ, आज 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, $100 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू। टाटा नाम ही काफी है, विश्वास का प्रतीक है। सही। तो संक्षेप में कहें तो रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये नैतिकता की, दूर की सोच की और देश के लिए कुछ करने के जज्बे की कहानी है। उन्होंने ये दिखाया कि बड़े स्केल पर व्यापार करते हुए भी आप इंसानी मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को साथ लेकर चल सकते हैं। मतलब पूंजीवाद और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसा उन्होंने खुद कहा है, जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। क्या बात है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना अपने उसूलों पर टिके रहकर किया। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या भविष्य के जो लीडर्स हैं वो रतन टाटा के इस अनोखे मिक्सचर बिजनेस, नैतिकता और करुणा इससे कुछ सीख सकते हैं, और क्या वो इसे अपने समय में लागू कर सकते हैं?